वेलकम बैक। आप कुछ बात करेंगे रियल एस्टेट के हवाले से, तो एक नज़र रियल एस्टेट सेक्टर पर। रियल एस्टेट के मामलात आपके सामने मुसलसल हम रखते आ रहे हैं और आज भी कुछ बात की जाएगी डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि डेढ़ दो महीने हो गए हैं जो कवानीन बनाए गए थे, SCCP पर इम्पोज किए गए थे कुछ क्लॉजेस और पॉलिसीज़ बनाकर। उसके बाद अब हम ये पूछेंगे कि जो रियल एस्टेट के लोग हैं उनका क्या रिएक्शन आया और उनका जो बिज़नेस है वो कितना मुतासर होना शुरू हो चुका है इस तरह के कवानीन बनाने के बाद। इसीलिए हमने प्रोग्राम में इनवाइट किया है गजनफर अली महबूब साहब को, और ये CEO हैं, प्रॉपर्टी पैनल से भी एसोसिएट हैं, साथ में जनरल सेक्रेटरी हैं प्रीफ के। गजनफर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे चल रहे हैं रियल एस्टेट के मामलात? जो कवानीन बनाए गए डेढ़ दो महीने पहले SCCP के थ्रू के उनको इख्तियारात दे दिए गए और सख्त कवानीन कहा गया गवर्नमेंट की तरफ से, और इतने सख्त थे कि तमाम तर जो रियल एस्टेट के लोग हैं इंक्लूडिंग आबाद, जो कि ऑफिशियल फोरम कहा जाता है जी, वो उन तक ने जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आपकी क्या राय है सर? देखें, हमेशा की तरह यही एक बदनसीबी है कि इन्होंने हुकूमत ने फिर ये SCCP को देना चाहा है और अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और ना ही हमारी एसोसिएशन से, ना हमारे रियल एस्टेट से किसी ताल्लुक़ रखने वाले से कि उनको बुला के जी हम ये करने जा रहे हैं। वही हमेशा की तरह प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि जी जब सामने इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो बोलेंगे जी आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जबकि देखा जाए कि जो लोग इस तकलीफ़ से गुजरते हैं उनको बुलाना चाहिए कि जी हम ये करने जा रहे हैं, आपके क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सही बात और है। यही वजह हुई कि आबाद वालों को जो इन्फॉर्मेशन मिली है, देखें अभी तक क्लियर किसी को भी नहीं है कि ये किस तरह करेंगे, SCCP के बाद किस तरह जाना पड़ेगा। पूछगछ की है इन्होंने? किस चीज़ से कोई पूछगछ नहीं। वो जो कंपनी ऑर्डिनेंस जिस पे पूरी जंग हुई है 2017 के, सब तमाम तर लोगों ने जो है उसको रिफ्यूज़ किया और स्टैंडिंग कमेटी से उसको रातों रात जो है वो अप्रूव करवाया। फिर कैबिनेट पे भी वो गया तो उसमें अपर कैबिनेट बॉडी पर आया, उसके बाद वो पार्लियामेंट में आया और नेशनल असेंबली में आया। ये क्या मामलात रहे? जाते जाते 2017 में गवर्नमेंट का आखिरी साल था, ऐसे कवानीन बनाने का मकसद क्या था? फिर बात ये की गई जी ये इसलिए बनाया जा रहा है कि जो CPEC है उसके लिए कोई न्यू प्लेयर, यानी जो बिल्डर्स और कंस्ट्रक्शंस के लोग हैं वो इन्वॉल्व ना आ जाएं, अपने ग्रुप मुख्तस किए जाएंगे, अपनी बॉडीज़ बनाई जाएंगी, अपने लोग होंगे, कवानीन को सख्त करके ताकि जो करना भी चाहे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जैसे फॉर एग्जांपल वो ना कर सके। ऐसी बात है या नहीं? नहीं, देखें ऐसे ये जो भी हुकूमत जाती है ना, वो कोशिश ये करती है कि जाने से पहले वो सिस्टम ऐसा बना के जाए कि उनको जाने के बाद भी फ़ायदा पहुंचता रहे जी। क्योंकि हर हुकूमत की सोच यही होती है कि हम ही दोबारा आ जाएंगे जी। चांसेस भी होते हैं, लेकिन ये कोशिश ऐसा सिस्टम करते हैं। जिस तरह भी आप थोड़ी देर पहले अपने इस प्रोग्राम से पहले आप ऑयल सेक्टर की बात कर रहे थे, तो ऑयल सेक्टर के अंदर भी इन्होंने सारा सिस्टम ऐसा बना दिया है कि जब उन लोगों के बारे में मालूम करेंगे तो उनका ताल्लुक हुकूमत से ही निकलेगा। इसी तरह ये रियल एस्टेट जब CPEC में इनको पता है कि बहुत पैसा आना है, देखें बाहर मुल्क भी इंटरेस्टेड है, सिर्फ एक चाइना नहीं है, दूसरे मुल्क भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। डेवलपमेंट अब होना शुरू हो गई है CPEC पे। अब चाइना के एतबार से ये परमिशन दे रहे हैं यहाँ पे रियल एस्टेट के अंदर। उसके अलावा मतलब एक फॉरेनर के लिए सुनने में आया है कि एक फॉरेनर के लिए ये लॉ लेकर आ रहे हैं कि फॉरेनर प्रॉपर्टी खरीद सके। फॉरेनर और चाइनीज़, ये क्लियर कीजिए। देखिए है तो चाइनीज़ ही, अब ये नाम तो फॉरेनर का यूज़ करते हैं कि फॉरेनर ले सके, बेसिकली तौर पे तो चाइनीज़ ही है। एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे देता हूँ कि देखें हर एक को पता है कि चाइनीज़ आ रहे हैं और वो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आ चुके हैं। जिस तरह अभी 6 महीने पहले चौधरी खलगुन जमान रोड हो गया या क्लिफ्टन वाला रोड आ गया, ये 5 से 6 लाख रुपए गज का रेट था। तो अभी सुनने में आया कि 2 से 3 प्लॉट ब्लॉक 1 में क्लिफ्टन में बिके और उनको लोगों को पता चला है कि ये चाइनीज़ ने इन्वेस्टमेंट करी है, तो डायरेक्ट अभी 9 से 10 लाख रुपए गज का रेट हो गया। 6 महीने में 3 से 4 लाख रुपए का रेट इंक्रीज़ हुआ बगैर आपने पॉलिसी बनाई कि आप पहले पॉलिसी बनाएं। मेरा कहना यह है कि मन्नान साहब जो MNA हैं, चौधरी मन्नान साहब, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जी चाइनीज़ आ रहे हैं तो आप लॉ ऐसा लेकर आएँ कि उनको मालिकाना हुकूक ना दें 99 ईयर्स की, वरना अल्लाह ना करे हमारा वो हाल ना हो जो फ़लस्तीन का हाल हुआ था 50 साल पहले, कि इतना बड़ा फ़लस्तीन था, इतना सा हो गया। सही कह रहे हैं सर। यहूदी जो है वो $1 लाख की ज़मीन $2 लाख में खरीदते थे और हमारा वो फ़लस्तीनी भाई बेच के बाहर शिफ्ट हो जाता था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का है बाय द वे, वो तो उनसे पूछें वो क्या कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग को तो अगर आप जाके मालूम ही कर लेंगे ना कि रियल एस्टेट के बारे में कुछ मालूम आते हैं, उनको कुछ भी मालूम आता है, तो फिर ये क्यों किसी से रब्ता नहीं करते, कुछ नहीं करते वो रब्ता। यही वजह है कि अभी ये चाइनीज़ का प्रॉब्लम आने वाला है। अभी इनको ये 99 ईयर्स का नहीं दे, इनको 30 साल की लीज दे देना, तो हमारी रियल एस्टेट काबू में रहेगी। देखिए 25 से 30 साल की लीज देनी चाहिए, भले रिन्यू हो,
लेकिन को 99 एयर्स के मालिकान हकूक नहीं देने कहा यह जा रहा है कि रियल एस्टेट को गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करना चाह रही है, क्योंकि उन्होंने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर जैसा ही बेहतर हुआ, खुसूसन कराची में जिस हिसाब से रियल एस्टेट का काम चला है सर, जो हिसाब से रेट मल्टीपल रेट में मिले हैं, प्रॉपर्टी बूम पे हुई है, स्टिल बूम पर है, तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होने के बाद दे हैव टू मेक अ पॉलिसीज फॉर देमसेल्फ। अब बात यह है कि रेगुलर बॉडी क्यों नहीं बनाई गई, क्योंकि अभी ये ग्रोथ स्टेज पर है। प्रॉपर रेगुलेशन अथॉरिटी होनी चाहिए जो तमाम तर सेक्टर्स की होती है। अगर मैं ऑयल की बात करूं, अगर मैं गैस की बात करूं, सीमेंट की बात करूं, अगर मैं किसी भी सेक्टर की बात करूं या किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करूं, इसमें बहुत गैप और लैकिंग है। प्लस टेक्नोलॉजी आप हर जगह यूज़ कर रहे हैं। रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रॉपर्टी क्यों यूज़ नहीं हो रही, सॉफ्टवेयर पे डॉक्यूमेंटेशन को लिस्ट क्यों नहीं किया जा रहा, नादरा पे तमाम रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया जा रहा। अब वो दौर ख़त्म हो गया कि आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पर हार्ड कॉपी पर रिलाई करेंगे। सर ये आग भी लग सकती है इन दस्तावेजात में, ये जल भी सकते हैं, ये चोरी भी हो सकते हैं। डेटा सारा ऑनलाइन होना चाहिए, दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, उस पर आपने कोई काम नहीं किया। आपने उल्टा सख्त कवानीन बना दिए, बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन को परेशान किया। ये भी कह दिया कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के लिए भी आप हमें पहले एचसीपी को रुजू करें। एचसीपी से पूछिए कि इनके पास कौन से लोग हैं जिनको रियल एस्टेट के मामलात पता है। देखिए ये सिस्टम अच्छा इसलिए नहीं बनाते कि जब ये सिस्टम कंप्यूटराइज बना देंगे ना तो उसमें चोरी 99% खत्म हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी तो ये चाहते नहीं है ना, ट्रांसपेरेंसी होगी तो इनको पूछेगा कौन। आप इसकी एग्जांपल ले लें, ये पर स्क्वायर फीट इन्होंने बिल्डर्स पे लगाया था लास्ट ईयर जी कि जी बिल्डर बनाएगा पर स्क्वायर फीट इतना पे कर देगा और उसके बाद उसको नो क्वेश्चन आस्क होगा। वो इन्होंने इस साल हटा दिया। ठीक है, क्योंकि एफबीआर के ऑफिसर से, इनलैंड ऑफिसर से या किसी कमिश्नर से ताल्लुक ही खत्म हो गया था। सही बात वो है। बिल्डर चालान लेता था कि जी मैंने 1 लाख स्क्वायर फीट बनाए, मल्टीप्लाई बाई वो 2% 1% जो उनको इशू किया गया था वो बढ़ता था और वो फाइल रिटर्न कर लिया करता था। अब ये चाहते हैं कि हर बंदा हमारे पास आए, हुकूमत के खजाने में डायरेक्ट माल नहीं जाए। जो इनके पास है वो इनके लिए काम कर रहे हैं। बस अब देखें ना, ये सारा सिस्टम अगर कंप्यूटराइज हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गई, तो एफबीआर का इतना बड़ा डिपार्टमेंट तो इतना सा रह जाएगा ना, फिर जरूरत क्या पड़ेगी फिर लोगों को एफबीआई डिपार्टमेंट। तो लेकिन ये चाहते हैं कि हमारी जरूरत पड़े, ये सिस्टम ऐसा लेकर आते हैं, जानबूझ के डिले करते हैं, कंप्यूटराइज इसलिए नहीं करते। आप लोग आवाज उठाएंगे जो सर 1 साल से आवाज उठा रहे हैं हम, उसके लिए बाकायदा। आप जैसे टेक्सटाइल वाले कह रहे हैं जी हम प्रोटेस्ट करेंगे, पूरा शहर बंद कर देंगे, और थोड़ा सा ताजिर बरादरी जो है, अब आप लोगों में भी आई गेस यूनिटी नहीं है। डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट बातें करते हैं। अच्छा, कुछ गवर्नमेंट के बहुत अच्छे जिनके रिलेशनशिप्स होते हैं वो खामोशी इख्तियार कर जाएंगे, आप ही के साथ लोगों के बैठ जो होंगे, आपके दोस्त अहबाब वगैरह होंगे, वो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके दोस्त जो कि स्टेक होल्डर्स होते हैं, ऑफिशियल लीड कर रहे होते हैं। ऐसे में जब इत्तेहाद नहीं होगा तो चीज़ें कैसे सर्वाइव, वरना ये तो मामला चलते रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं। ये हमारा काम इसी वजह से नहीं होता। एक तो 50% समझे हमारे में इत्तेहाद नहीं है और 50% हुकूमत ऐसा ज़बरदस्त लॉलीपॉप देती है, इतना डिले करती है कि वो टाइम पीरियड गुजर जाता है। अब देखें ये हमारी एसोसिएशन के कुछ टेक्सटाइल वालों को 160 का कहा गया तो समझिए उनको 3 साल बाद याद आया कि अब हमें लॉलीपॉप मिला है। यही होता है। ये अभी बजट से पहले पूछने गए कि जी आप टैक्स में कुछ लेकर आ रहे हैं, उन्होंने बोल दिया 26 तारीख को कि नहीं जी कुछ भी लेकर नहीं आ रहे, आप लोग फिक्र नहीं करें, आराम से बैठ, कुछ भी नहीं लेकर आ रहे हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। और अभी सुनने में आ रहा है कि ये 30% इंक्रीज कर रहे हैं बगैर किसी को बताए, बगैर किसी स्टेक होल्डर को बुलाए। 30% किसमें? ये 30% मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं। पता नहीं मार्केट प्राइस इनको किसने बताई, क्योंकि पिछले 1 साल से मार्केट प्राइस वो ये बढ़ी नहीं है, डिफेंस में नहीं बढ़ी। गजनफर साहब, बड़ी आम सवाल है, मार्केट प्राइस एक तो नेचुरल होती है, ठीक है, वो इस तरीके से होती है, जो बड़ा आम फिनोमिना है वो ये कि एक चीज़ अवेलेबल है मार्केट में, उसके बायर्स बहुत ज़्यादा मौजूद हों। जो नेचुरल और नॉर्मल फिनोमिना है, आर्टिफिशियली मार्केट प्राइस भी बढ़ाई गई है, इज़ इट और नॉट? देखिए इसकी वजह है ना कि काम नहीं है। आपके मुल्क में कारोबार बता दें पिछले 4 साल से क्या, जब से हुकूमत आई है, बल्कि ये हुकूमत आने के बाद तो हम समझ रहे थे हमारे रियल एस्टेट का काम तबाह हो जाएगा। कराची में कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है सर, देखिए बेहतर अब 4 साल के बाद हुई है ना। 4 साल से तो लोगों के पास काम करने के लिए कुछ नहीं था। हुकूमत में आप कह रहे हैं कि कुछ परफॉर्मेंस नहीं थी, हफ्ते में 3 दिन स्ट्राइक होती थी और साथ साथ सेक्टर्स बड़ा डिप्रेस थे, ऑयल भी बहुत ज़्यादा जो है रेट उसका हाई रहा। फॉर्चुनेट ये कह लीजिए कि इनकी खुशकिस्मती है कि इनको बड़ा अच्छा ऑयल ने भी सपोर्ट किया, लॉ एंड ऑर्डर जो कि गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि आपकी एजेंसीज, आर्मी, रेंजर्स, इन लोगों ने किया, बेशक गवर्नमेंट की सपोर्ट पे किया, लेकिन इन्होंने किया और इसी की वजह से रियल एस्टेट के मामला बेहतर हुए, कारोबार के मामला बेहतर हुए, वरना यही शहर था हफ्ते में 3 दिन स्ट्राइक होती थी सर। नहीं बिल्कुल ठीक है। देखें लॉ एंड ऑर्डर ठीक होने के बाद हमारी रियल एस्टेट बढ़ी, लेकिन उसके बाद बढ़ी भी क्यों कि कोई इंडस्ट्रियल काम ही नहीं था, कोई दूसरा कारोबार नहीं था, तो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट। अच्छा, मजे की बात है, रियल एस्टेट के लिए एनर्जी का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेहनत भी नहीं करनी हुई। दूसरे सेक्टर्स वाले वो ये कह रहे हैं जी हमारा सबसे बुनियादी मसला जो है कि एनर्जी क्राइसिस, गैस, एनर्जी, इस पे तो आप बहुत अच्छा काम हो सकता है अगर से करने चाहें और नियत साफ हो तो। व्हाट डू यू से? देखिए रियल एस्टेट एजेंट जो है ना कभी भी नहीं चाहेगा कि इस मुल्क की तरक्की ना हो। हम लोग नहीं चाहेंगे कि 1 करोड़ रुपए की चीज़ 2 करोड़ रुपए की हो जाए, आम लोगों की पहुंच से दूर निकल जाए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं बेचारे जो पूरे साल अपना पेट काट के सारे खर्चात पूरा करने के बाद
प्लॉट खरीदते हैं या अपनी ज़ाती घर बनाते हैं, बेचारों को लोन भी नहीं मिलता, बहुत से लोग ऐसे भी हैं। तो हम नहीं चाहते कि जी चीज़ महंगी हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि जी रियल एस्टेट में पैसा ना लगे तो आप हुकूमत का काम है कि प्रोवाइड करें लो कॉस्ट रेजिडेंसी दें। वो नहीं दे रहे ना, वो वही कहते हैं हमने बिल्डर्स और कंस्ट्रक्शन वालों के लिए चीजें बना दी हैं, अब वो निकले हैं वो करें। नहीं कोई चीज़ें नहीं बनाई है, जो चीज़ें बनाई है लास्ट टाइम जो आबाद वालों को भी आबाद वाले सर कह रहे हैं कि जी हमने इस्लामाबाद में अपना प्रोजेक्ट लगाया है, अब हमें वहाँ पर वो यूटिलिटी देने की ना देने की बात कर रहे हैं। पहले कहा यह गया कि जी हमारे जो इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर जो है वो गैस के कनेक्शंस देंगे। अब वो कराची का रुख कर रहे हैं, कराची का रुख करने से पहले उनको कह दिया कि आप जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पर हम आपको गैस की और बिजली की लाइनें नहीं देंगे। इसका मतलब ये कि आप काम करने से रोक रहे हैं। तो इसी जगह पे इत्तेहाद की ज़रूरत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आबाद वालों से, देखें अब आबाद वाले और हमारे रियल एस्टेट इसके बगैर वो नहीं चल सकते, ये गाड़ी के दो पहिए हैं। ठीक है, वो जहाँ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं प्लॉट लेने तो हमारे पास आते हैं ना। शहरियार साहब जो कि चेयरमैन है और हसन बख्शी साहब वाइस चेयरमैन है, इनसे आपका कोई कांटेक्ट नहीं है? मोहसिन शेखानी साहब मेरे ख्याल से जी वहाँ के चेयरमैन, मोहसिन शेखानी साहब से भी रब्ता है हमारा। लेकिन बस रिक्वेस्ट ये करूँगा कि वो हमें अपना समझे, हमें अपना समझें और हमें साथ लेके चलें। देखें जब हम सब में इत्तेहाद होगा उसके बाद हुकूमत को समझ आएगी कि हाँ इनमें आपस में इत्तेहाद है और इनको हम बांट नहीं सकते। असल में वजह क्या है कि माजरत के साथ बहुत से लोग हैं जो सूरत बूटेड करके वहाँ चले जाते हैं बात करने के लिए और फिर उनसे बात वो किनकी बात कर रहे हैं? FPCCI की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सब उन्हीं की तरफ उनकी भी समझ लें और आबाद की भी समझ लें कि ये वो चाहते हैं जी। अब जाहिर बात है AC में हर वक्त बैठने वाले बड़े बड़े घरों में रहने वाले वो नहीं चाहते हम सड़क पर आएँ, लेकिन हम जो कैटेगरी है ना रियल एस्टेट वाली, हम अपने हक के लिए सड़क पे भी आ जाते हैं। और लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था कि लाहौर में जब हमारे साथी कुछ वहाँ पे सड़क पर आए तो वहाँ शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा रब्ता किया था कि इनके क्या मुतालबात हैं, इनको भेजो हारून अख्तर साहब के पंजाब में सुना था थोड़ी सी सूरत हाल डिफरेंट हो रही है रियल एस्टेट के। हाँ, अभी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने काफ़ी DC रेट बढ़ा दिया है, तो लेकिन अभी वहाँ एक्सेप्ट नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे वहाँ के रियल एस्टेट। लेकिन सुनने में ये एग्जांपल ये कि जो 40 लाख रुपए उसको 70 लाख रुपए पे लेके जा रहे हैं, जो 60 लाख रुपए वो 85 लाख रुपीस पे लेके जा रहे हैं। लेकिन वो वहाँ के मेरे एक लाहौर में हमारे होते हैं जाहिद साहब, रियल एस्टेट एजेंट हैं और उनका एसोसिएशन से भी ताल्लुक है, तो वो उनका कहना ये था कि हमने इतनी अच्छी एग्जांपल आपके पास डिफेंस की मौजूद है, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी अथॉरिटी जो है, इसको क्यों नहीं पूरे पाकिस्तान पे आप इम्पोज कर सकते? सर जब इम्पोज हो जाएगा तो फिर सारे इदारे तो खत्म ना, इदारों के तो खांचे खत्म हो गए। मतलब खुद करना नहीं चाह रहे, नियतें साफ नहीं है, नियत साफ कर लें तो रेवेन्यू खुद ब खुद आएगा। अच्छा, उसका मामला सॉर्ट आउट हुआ बजट के बाद। प्रोविंशियल टैक्स और फेडरल टैक्स का भी बड़े तहफ्फुज़ात थे कि जी दो टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, एक टैक्स रख लीजिए और उसके जो नंबर्स हैं वो भी कम कर दिए जाए। यही हमारा यही इनसे कहना है कि जी आप या तो दोनों को बराबर कर दें। इस मुल्क में 2 कानून लेके चल रहे हैं, एक DC रेट है वो भी आपका बनाया हुआ है, एक FBR रेट है वो भी आपका बनाया हुआ है। या तो अब DCs खत्म कर दें पूरे पाकिस्तान से, खत्म कर देना DCs। जब आप सुनते नहीं है DC की कोई अहमियत ही नहीं है कि वो एक रेट दे रहा है। वहाँ बैठने को तनख्वाह कौन देगा, कहाँ से उनके लिए रेवेन्यू आएगा? तो सर वो तो जब सिस्टम बन जाएगा ना, सारा ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, तो वो तो फिर वैसे भी उनकी तनख्वाह का गुजारा नहीं होगा। यही वजह है कि जो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं की जा रही। अच्छा, आप चाह रहे हैं जी FBR एक बॉडी हो और उसी को दिया जाए? हाँ, कोई एक दूसरे को इख्तियारात आपस में बैठ के कर लें। हमेशा तो हम तो सुनने में आते हैं जी वो इस तरह बात करते हैं, जब FBR के पास जाए ना वो बोलते हैं जी सूबाई हुकूमत नहीं मान रही, जैसे वो इस मुल्क के है ही नहीं। सूबाई वालों के पास जाओ, वफाक वाले नहीं मान रहे। आपस में भी ऐसी बात की जाती है जैसे अलग अलग मुल्क के रहने वाले हैं, एक का है ही नहीं इनके अंदर। वो उन पे डालते हैं, वो उन पे डालते हैं, चक्कर हम खाते रहते हैं पूरे साल। इसका मतलब कंपनी ऑर्डिनेंस 2017 वाज़ेह तौर पर जो है रिजेक्ट कर दिया गया है तमाम रियल एस्टेट होल्डर्स ने, स्टेक होल्डर्स ने, चाहे आबाद हो या आप लोग हों, तमाम रियल एस्टेट के लोग हों, क्योंकि उसमें 70% जो क्लॉजेस और जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो रियल एस्टेट के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। चाइनीज़ का मूवमेंट आप क्या देख रहे हैं? चाइनीज़ भी हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, CPEC में हमारे साथ हैं और वैसे भी पाक चाइना का रिलेशन जो है हिस्टोरिकल सबको पता है। अब ये कहा जा रहा है कि ये दोस्ती, जैसे आप बात कर रहे थे फ़लस्तीन का, आपने एग्जाम्पल कोट किया लीजिंग के हवाले से, ये किस मुशावरत से बग़ैर जो है 99 ईयर्स के लिए दे दी गई है? देखें, ये 2 से 3 प्लॉट बिके हैं ब्लॉक 1 के अंदर, जिनकी अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, मतलब इनकी इंक्वायरी भी चल रही है। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है फाउंडर्स हैं ना, तो इनको एक अच्छा ऑब्लाइज किया जा रहा है कि भाई अच्छी सर्विस दी जा रही है उनको। तो पता ये चला है कि नॉर्मल रजिस्ट्री की जा रही है। नॉर्मल रजिस्ट्री, जिस तरह आप खरीदें या मैं खरीदूं, ID कार्ड की कॉपी लगती है, उनके पासपोर्ट की कॉपी लग जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, हमारी पूरी समझे एसोसिएशन की रिक्वेस्ट ये है कि जी इनको 99 ईयर्स की लीज़ ना दी जाए, इससे आपकी रियल एस्टेट काबू में रहेगी।
इनको 30 ईयर्स दी जाए, मतलब कोई चाइनीज खरीदे तो वो ऑटोमेटिकली रजिस्ट्री 25 या 30 ईयर्स की हो जाए, भले रिन्यू रखें। अब जो कोई पाकिस्तानी वापस उससे खरीदे तो 99 ईयर्स हो जाए। इससे आपकी रियल एस्टेट भी पूरे पाकिस्तान में काबू रहेगी, वरना ये आज 10 लाख रुपए गज है, ये 20 लाख रुपए गज हो जाएगी। इतना फेवर दिया जा रहा है, मैंने ये बात बहुत पहले रखी थी कि सीपैक के लिए आप हर जगह, हर इदारे में, हर चीज़ में आप इस तरह से फेवर देते रहेंगे, भले आपको नुकसान उठाना पड़े अपने कंट्री के इंटरेस्ट के लिए। देखें, जो हुकूमत आती है 5 साल के अंदर चाहती है कि वो हम जितना फ़ायदा उठा सकें फ़ायदा उठा लें, वो जाने के बाद वही सोचते हैं कि पाकिस्तान की सोच है ना सर, पर्सनल इंटरेस्ट फिर कब आ जाता है बीच में। यही तो है कि पाकिस्तान की सोच रखनी चाहिए कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले उसका लॉ एंड ऑर्डर बनाएं। देखें, दुनिया जहाँ में चाइनीज़ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन वहाँ एक लॉ है, उसको पता है कि मैं गलत करूँगा तो मेरी ये सज़ा है, मैं फला चीज़ लूँगा मेरी ये सज़ा है। मलेशिया में भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने सुना मलेशिया में भी देखें 68% 70% शेयर मलेशिया में चाइनीज़ के पास आ गए हैं, और आए दिन वहाँ पे KL कोलालमपुर 15 मिनट में बंद हो जाता है जब मल्लों का और चाइनीज़ का झगड़ा होता है। नस्ली फसादात क्यों हो रहे हैं कि जी मल्ले वहाँ के बोलते हैं इनको निकालो। तो वो चीज़ हमारे साथ 25 साल बाद ना हो कि हमारे बाद वाली जो नस्ल है ना वो हमें बोले कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया। ये 99 ईयर्स पे प्रॉपर्टी रियल एस्टेट खरीद के, कमर्शियल प्लॉटों या रेजिडेंशियल खरीद के बैठ गए, इनको होल्ड हो गया। गजनफर साहब, हमें एतराज़ नहीं है फॉरेनर से, नहीं एतराज़ नहीं, आने चाहिए। देखिए, मुल्क का फ़ायदा है इसमें, ब्रदर्स हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के लिए नेक नीति रखते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि फॉरेनर्स की बात की जाए तो चाइनीज़ से अच्छा वेल विशर कोई नहीं, लेकिन उसमें कारोबार करते वक्त कहा यह जाता है कि रिलेशनशिप साइड पर रखी जाती है जी। चाहे कोई भी कारोबार का बुनियादी मकसद ही यही है, जो रूल पढ़ाया जाता है, चाहे भाई से करा जाए या बाप से किया जाए या किसी भी दोस्त से किया जाए, उसमें आपको प्रॉपर कारोबार का रूल रखना चाहिए। तो कारोबार पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझ रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जैसे हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया अभी, उस चीज़ को बेहतरी करने के लिए हम इल्तिजा करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हमारे यहाँ सिलसिला ये कि 4 से 5 साल का टेन्योर होता है। डेमोक्रेसी इस मुल्क का आपको पता है कि अगर बात ये होती है, कुछ मिनिस्टर्स से हम बात करते हैं, वो कहते हैं जी यार अगर हम ज़्यादा बात करें तो जमहूरियत को ख़तरा हो जाता है। तो जमहूरियत को ख़तरा होना और इस तरह के मामलात देखना, कैसे सर्वाइव करेंगी चीज़ें? देखिए, जहाँ पाकिस्तान का फ़ायदा हो तो इनको ये नहीं सोचना चाहिए कि जमहूरियत को ख़तरा हो जाता है। जमहूरियत को ख़तरा देखते हुए उसके दायरे के अंदर काम करें, लेकिन सबसे पहले देखें पाकिस्तान कि पाकिस्तान को किस इनके आने से, सीपैक से आने से, फॉरेनर्स के आने से, या चाइनीज़ की बहुत ज़्यादा तादाद आएगी यहाँ पे, तो उसके आने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, ये देखा जाए। यू आर राइट सर, अगर हम बाहर मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहें प्रॉपर्टी में खुसूसन, तो सर हमारी बहुत जांच पड़ताल होती है, सब कुछ होता है। हमारा ताल्लुक किस कंट्री से है, हमारा डाटा रिकॉर्ड क्या है, क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला जाता है पुलिस स्टेशन से और मुताल्लिका एजेंसी से कि ये बंदा कैसा है। आपने अभी अपनी कन्वर्सेशन में वाज़ेह तौर पर कहा कि चाइनीज़ को जो बाइंग एंड सेलिंग की जा रही है वो नॉर्मल रजिस्ट्री पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आप मालूमात करें, हर एक से पूछें, किसी से पूछें जी जब ये चाइनीज़ यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और ये जगह जगह पे जाके रेंट पे भी ले रहे हैं, तो इसका लॉ क्या है, ये किस पे परचेस करने जा रहे हैं। देखें, हमारे और उनकी करेंसी में एक और फ़र्क भी है कि उनका 1 रुपया हमारे 15-16 रुपये के बराबर है। ठीक, मिसाल के तौर पे वो 1 करोड़ पे लेकर आते हैं तो 15-16 करोड़ पे होते हैं। तो जाहिर बात है कि वहाँ से चाइनीज़ से आने वाले भले अगर 10 करोड़पति भी आ गए तो समझें कि यहाँ पे 1.5 अरब रुपए आ गया, आना चाहिए। लेकिन सारा मामला है नीयत के ऊपर। जिस तरह एक शख्स घर बनाता है ना, वो खिड़की लगाता है कि इसमें से अजान की आवाज़ आएगी, तो उसको हवा फ्री मिलती है, अजान का सवाब हमेशा मिलेगा जब तक खिड़की रहेगी। सही बात है। तो एक लगाता है कि जी सिर्फ मैं हवा के लिए लगा रहा हूँ, तो हम ये नियत कर लें कि जी भी पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान का फायदा हो, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा बन जाए कि पाकिस्तान का फायदा हो। बिजनेस के लिए ना बोथ पार्टीज उनका हमें ऑटोमेटिक फायदा होगा। रोहिल भाई, हमें ऑटोमेटिक फायदा राइट सर, लेकिन बात ये है कि देखें जो पैसा लगाता है ना गजनफर साहब, वो भी इसलिए लगाता है कि उसको अब चाइनीज सब भारत छोड़ के पाकिस्तान पे क्यों लगा हुआ है, बिकॉज स्टॉक मार्केट की बात भी करें तो वो चीपेस्ट रेट पर मिल रही है। गवादर सर, गवादर के बाद तो एक समझ लें आपके जो दुश्मन ममालिक हैं उनको तो रातों की नींद नहीं आई है। भारत आए दिन कुछ ना कुछ बातें कर रहा होता है, और अफगानिस्तान और तमाम तर, क्योंकि चाइनीज़ का अपना खुद स्टेक है, अपना फ़ायदा है, वो बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहा है। कहने का मकसद ये कि हमें भी उतना ही फ़ायदा लेना चाहिए, हमें भी उतना ही बेनिफिशियल होना चाहिए। नहीं, हम तो देखें ऑटोमेटिक होंगे, सिर्फ इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर पहले बनाएं, फिर बाद में उनको यह कदम रखने दें। फिर ऐसा ना हो कि कुछ सालों के बाद पछतावा हो कि लॉ एंड ऑर्डर होगा नहीं, वो मालिकाना हुकूक लेके बैठ जाएंगे। और जो मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि देखिएगा आप, जो पाकिस्तानी यहाँ से प्रॉपर्टी बेच के चला गया चाइनीज़ को, फिर वो वापस एंटर नहीं हो सकता पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि फिर प्रॉपर्टी की प्राइस वो नहीं रहेगी जो वो छोड़ के जाएगा।
तो इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर बनना चाहिए ताकि ये काबू में रहे। गजनफर साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने बात सामने रखी है, वी होप सो कि गवर्नमेंट हमारे तमाम तरह मामला सुन ले ताकि आप इस पे जो है रियल इस्टेट का काम जो है बहुत बेहतर हो जाए। थैंक यू वंस अगेन। और आपने देखा कि गजनफर अली ने वाज़ेह तौर पर कहा कि कंपनी ऑर्डिनेंस 2017 रिजेक्ट कर दिया गया है। क्रॉस बड़ा सिर्फ इन्होंने नहीं, इनके तमाम स्टेक होल्डर्स ने, आबाद ने, जो कि गवर्नमेंट से ऑफिशियली जो है निगोशिएट करता है, और साथ साथ वो लोग जो रियल इस्टेट का कारोबार कर रहे हैं। लाइव वाइड से इस सेगमेंट में इतना ही आपको अपडेट कर सकेंगे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद P6 हॉटलाइन में आपको तारिक खान जावेद ज्वाइन करेंगे। बिजनेस प्लस के साथ रहिए।